नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पिंकी चौरसिया। आज हम सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का BSOC 131, जिसका पुराना कोड था ESO 11 का, आज हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट का नाम है समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा: समाजशास्त्र के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त महान समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र शब्द सबसे पहले प्रयोग में लाने का श्रेय प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे थे, जो जिनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र समाज तथा मानवीय संबंधों के अध्ययन पर जोर देता है। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और परस्पर संबंधों के द्वारा एक दूसरे के निकट आते हैं, तो उनके बीच अंतर संबंध बनने लगते हैं, मतलब रिश्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे सामाजिक समूहों में और वह समुदायों का जन्म होता है। पारस्परिक संबंधों की प्रगाढ़ता, मतलब इनका प्यार, इनकी निकटता उन्हें एक दूसरे को गहराई से समझने तथा सहयोगी भूमिकाओं में खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक स्वत्व तथा व्यक्तिक स्वत्व दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी आधार पर विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने तथा उसकी विषय वस्तु की विशुद्ध व्याख्या करने के प्रयास किए हैं। महान समाजशास्त्री अगस्त्य कॉम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में विभाजित किया है: सामाजिक स्थायित्व तथा दूसरा है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक स्थायित्व में समाज के विभिन्न, मतलब अलग अलग घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन शामिल है, तथा सामाजिक गतिशीलता में समस्त समाजों को एक इकाई मानकर उनका विश्लेषण किया जाता है तथा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न कालावधियों में उनका किस प्रकार विकास हुआ और उनमें कैसे कैसे बदलाव टाइम के साथ आए। एमिल दुर्खेम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। समाजशास्त्र को मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है, जिससे मनुष्यों के सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह तथा समाज का समग्र अध्ययन शामिल है। समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक है, जिसमें मनुष्यों के दिन प्रतिदिन रोजमर्रा के संपर्कों, संबंधों व सामान्य व्यवहारों से लेकर विश्व भर के समाजों का तुलनात्मक अध्ययन तक सब कुछ समाहित होता है। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगोस से हुआ है। साइकी का अर्थ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, साइकी का अर्थ है आत्मा अथवा प्राण तथा लोगोस का अर्थ है ज्ञान या खोज अथवा अध्ययन होता है। मनोविज्ञान का विकास एक स्वतंत्र विषय के रूप में 1879 में हुआ, जब विलहेल्म वुंड ने जर्मनी के लिपंजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। सबसे पहले आरंभ में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। ज्ञात सरल शब्दों में मनोविज्ञान को मानव व्यवहारों तथा अनुभवों के सिलसिलेवार अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मनोविज्ञान विद बैरन 1990 के अनुसार मनोविज्ञान मनुष्यों के व्यवहारों एवं उनकी अनुभूति प्रणालियों का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान के अध्ययन के दायरे में मनुष्य की मानसिक अनुभूतियां एवं संबंधित गतिविधियां, जैसे कि धारणाएं, संज्ञान, भावनाएं तथा इन सभी का सामाजिक वातावरण पर प्रभाव आदि सब शामिल है। इसका तीसरा पॉइंट स्टार्ट होता है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान
अंतर संबंध। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर संबंध है? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का सामाजिक विज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्र एवं पृथक विषय होते हुए भी दोनों के अध्ययन के केंद्र में मानव जीवन के विविध पक्ष ही हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त जीवधारियों की अन्य प्रजातियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा जीवन जीने के लिए भौतिक परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन की प्रवृत्तियों तक ही सीमित रहती हैं, जबकि मनुष्य व्यवहार पद्धतियां सदैव सीखते रहते हैं। जानवरों की प्रवृत्तियां आनुवंशिक प्रतिबद्धताओं से प्राप्त होने वाले निर्देशों से संचालित रहती हैं और वे उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करते हैं। पशु पक्षी अपने जीवन काल में जिन जिन कार्यों को संपन्न करते हैं उनके लिए उन्हें निर्देश भी आनुवंशिकता से ही प्राप्त होते हैं। हरलाम बोस और होलबॉर्न 2008 उदाहरण के लिए पक्षियों में अपने लिए अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाने की प्रवृत्ति होती है। अलग अलग प्रजातियों के पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं, जो कि आप सबने देखे भी होंगे। इसके ठीक विपरीत, बिल्कुल इसके विपरीत मनुष्य के मस्तिष्क दिमागी रूप में सामाजिक संस्कृतियों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं तथा मूल्यों से प्रभाव ग्रहण करते हैं। मनुष्य सभ्यता की प्रक्रिया द्वारा ऐसी व्यवहार पद्धतियां सीखते रहते हैं जो उनके आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहयोगी होती हैं। मनुष्य को सामाजिक संदर्भों में ऐसी जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं जो जीवन की परिस्थितियों के साथ उनका तालमेल बैठाने के लिए जागरूक के लिए जरूरी होती है। समाजशास्त्र के विश्लेषण की आधारभूत इकाई सामाजिक प्रणाली जैसे परिवार, सामाजिक समूह, समुदाय, संस्कृति आदि ही होती है। मनोविज्ञान की प्रमुख विषय वस्तु मनुष्य के मन का अध्ययन होता है। मनुष्यों की सोच, उनके व्यवहार, उनकी भावनाएं, उनकी धारणाएं तथा जीवन मूल्य एक खास सामाजिक परिवेश में उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक परिवेश, सामाजिक संस्थान जैसे परिवार हो गया, समुदाय हो गया आदि का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के अध्ययन के केंद्र में व्यक्ति रहता है। सामूहिक योग्यता का आंकलन करते समय समाज विज्ञानी तथा मनोवैज्ञानिक समूह की सामान्य रुचियों, उनके अंदर मौजूद सहयोग की भावनाओं, सह अस्तित्व की प्रवृत्तियों, सूचनाओं के प्रवाह, निर्णय लेने की क्षमताओं तथा स्तरीकरण की प्रवृत्तियों का पता लगाते हैं। रुचियों की समानता के आधार पर दोनों प्रकार के विद्वान विभिन्न सिद्धांतों के सहयोग से समूह की योग्यताओं और क्षमताओं का आंकलन करने में सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सामाजिक मनोविज्ञान ऐतिहासिक विकास। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञानों के अस्तित्व में आने के साथ ही वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन करने की जिज्ञासा का आरंभ हो गया था। काम्टे का विचार था प्राकृतिक विज्ञानों की वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से समाज का अध्ययन किया जा सकता था। कॉम्टे के अनुसार जिन चीजों से हम परिचित हैं उनसे संबंधित परिदृश्य की व्याख्या हम उन चीजों को ध्यानपूर्वक देखने से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। अनेक घटनाओं के बीच तर्कसंगत संबंधों की गहराई से समझ लेने के बाद आगे घटित होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। काम्टे का यह भी मानना है कि यदि सामाजिक विज्ञानी किसी समाज में प्रचलित नियमों व कानूनों को अच्छी तरह समझ ले तो वे उस समाज के बेहतरीकरण के लिए कारगर योजनाएं सफलतापूर्वक बना सकते हैं। किसी समाज के बारे में जानकारी एकत्र करने तथा व्यक्तियों की समाज में हैसियत पता लगाने के प्रयासों द्वारा प्रमाणों तथा अनुवीक्षण की मदद से वहां के लोगों की मानसिकता का पता लगाया जा सकता है। आरंभिक दौर के तथा बाद के मनोविज्ञानियों के विचारों ने समाजशास्त्रीय सामाजिक मनोविज्ञान का ढांचा तैयार करने में विशेष रूप से मदद की है।
मीड ने हमारे बारे में विचारों को जानने के लिए हमारे सामाजिक हालात का अध्ययन करने पर विशेष जोर दिया है। समाजशास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा तैयार करने में जिन अन्य विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं वे हैं जॉर्ज सिमल 1858-1918, चार्ल्स हार्टन कुली 1864-1929 तथा इरविन गोफमा। आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ। सामाजिक मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय मानसिक विकास पर आधारित पहली उल्लेखनीय पुस्तक सोशल एंड एथिकल इंटरप्रिटेशन इन मेंटल डेवलपमेंट न्यूयॉर्क में 1987 में प्रकाशित हुई। ध्यान से नोट करना इसको। इस पुस्तक के लेखक जाने माने समाजशास्त्री जेम्स मार्क बोल्डविन थे। इससे पहले 1908 में विलियम मैकडोगल तथा एडवर्ड ए रॉस सामाजिक मनोविज्ञान को स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय घोषित कर चुके थे। इस वर्ष सामाजिक मनोविज्ञान पर 2 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, इस वर्ष सामाजिक मनोविज्ञान पर 2 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। एक थी विलियम मैकडोगल की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी तथा दूसरी थी ख्याति प्राप्त समाज विज्ञानी एडवर्ड ए रॉस की पुस्तक सोशल साइकोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। ध्यान से सुनना, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा क्या है? व्यक्तिगत तथा सामाजिक संदर्भों में सदैव एक अंतर संबंध मौजूद रहता है। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं तथा एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। मानवीय सामाजिक व्यवहार की प्रकृति तथा उसके कारण के बीच अंतर संबंध के अध्ययन को सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है। महान विद्वान जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा करते समय व्यक्ति के वास्तविक, काल्पनिक अथवा दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न विचारों, भावों तथा व्यवहारों पर विशेष रूप से जोर देते हैं। कुछ अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का सार यह है कि सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के मन पर पड़े सामाजिक प्रभावों का गहराई तक जाकर उद्घाटन करता है। बैरन और बेर्ने 2007 सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि यह एक वैज्ञानिक क्षेत्र है जो मनुष्य के व्यवहार की प्रकृति तथा उसके कारणों को समझने का एक प्रयास करता है। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का सामाजिक मनोविज्ञान से अतः विषयक संबंध। सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी ऑलपोर्ट के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान की जड़ें समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान दोनों में गहराई तक फैली हुई हैं। मनोवैज्ञानिक विचारक कुक फाइन हाउस 1995 और डेलमेटोर 2006 का विचार है कि समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान दोनों के विश्लेषण एवं संश्लेषण का एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि समाजशास्त्र व मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान से सीधे जुड़े हैं। सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य विषय सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान स्टूडेंट्स क्या है? यह एक मुख्य विषय सामाजिक संदर्भ में एक व्यक्ति का अध्ययन है। इसे ध्यान से याद रखना। या यह कहें कि मन, चेतना व समाज तीनों सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अनेक समाजशास्त्रीय एवं मनोविज्ञान विषयक धारणाओं का प्रयोग मनोविज्ञान में मनुष्यों तथा समाज के पारस्परिक प्रभावों को समझने के लिए किया जाता है। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान पर उद्देश्य, पहुंच व अध्ययन विषय आदि के आधार पर सामाजिक मनोविज्ञान की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए उसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वह 2 वर्ग हैं समाजशास्त्रीय सामाजिक मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान परक सामाजिक मनोविज्ञान। यह विश्लेषण 1977 में हाउस तथा स्ट्राइक ने किया था। इन दोनों धाराओं के बीच अंतर स्थापित करना बहुत कठिन है क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र व मनोविज्ञान से ही निकली है और इन दोनों के प्रभावों से उसे पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता है। चिंतन आधारित सामाजिक मनोविज्ञान अथवा सामाजिक चिंतन यह पता लगाता है कि कोई विचार किस तरह पनपता है और कैसे दिमाग में घर बना लेता है। थॉइट्स 1995
1232 के अनुसार सूचना अपने मूल रूप में अथवा मानसिक निरूपण के रूप में एकत्रित होती है तथा संकेतों से स्मृतियों से किसी निश्चय पर पहुंचने की कोशिश से अपने अथवा तथा दूसरों के बारे में सोचते जाने तथा अनुमान लगाने से अधिक प्रभावशाली बन जाती है। यहाँ चिंतन सामाजिक संदर्भ है। यह सामाजिक अनुभवों से उत्पन्न होता है तथा पारस्परिक व्यवहारों के रूप में प्रकट होता है। समाजशास्त्रीय सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य की समग्र मानसिक अवस्था, वर्गीय मनोविज्ञान तथा सामूहिक मानसिकता के तत्व जैसे रीति रिवाज, नैतिक मूल्य एवं परंपराएं आदि को केंद्र में रखते हुए कार्य करता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यह थोड़े से लोगों की सामूहिक मानसिक गतिशीलता को केंद्र बनाकर कार्य करती है। देखिए यहाँ पे समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान कैसे बना है? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को मिलाकर सामाजिक मनोविज्ञान बनता है, जिसे समाज की अंतर पद्धतियां हम बोलते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे सामाजिक मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। आखिर सामाजिक मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? ध्यान से सुनना। सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के मन तथा उसमें पैदा होने वाले विचारों का अध्ययन करता है। व्यक्ति चाहे समूह का हिस्सा हो या अलग थलग जीवन जी रहा हो, मानसिक स्थिति के प्रभाव से पैदा हुए मानव व्यवहार के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करना सामाजिक मनोविज्ञान का प्रमुख काम है। मनुष्य चाहे छोटे समूह में रहने वाले हों या फिर बड़े समूह में रहते हों, उनके आपसी संबंधों तथा उनसे उपजे व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। डलमटेर 1995-11 के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय हैं जैसे एक, व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव, मानव समूह का उसके सदस्य पर प्रभाव, व्यक्तियों के उनके समूह पर प्रभाव, एक व्यक्ति समूह का दूसरे व्यक्ति समूह पर प्रभाव, सामाजिक परिवेश तथा व्यक्ति दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों की समग्रता के साथ व्याख्या करने का प्रयास करता है, क्योंकि किसी देश अथवा समाज की संस्कृति यह तय करती है कि उस देश या समाज के लोग अपने विचारों तथा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार करते हैं। इसलिए एक समाज में रहने वाले लगभग सभी लोगों का सोचने का तरीका कुछ कुछ एक जैसा ही होता है। समाजशास्त्रीय सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अध्ययन के केंद्रीय विषय हैं जीवन की समग्र व्याख्या, समाजीकरण, सामाजिक संपर्क सूत्र, सामूहिक गतिशीलता, रूढ़िवाद, सामाजिक पतन तथा सामाजिक स्तरण। जीवन में मनुष्य को अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हमारे जीवन में अनेक चरण आते हैं, अनेक अवस्थाएं आती हैं स्टूडेंट्स, जिनमें हम लोगों को अलग अलग अनेक प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे बचपन, एग्जाम्पल के लिए बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था, वृद्धावस्था आदि। हर अवस्था में उस पर सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों आदि सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समाजों में बच्चों के पालन पोषण के तरीके अलग अलग होते हैं। हर एक परिवार में, हर एक समाज में अपने अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से पाला जाता है। इनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है। पारिवारिक स्थितियां तथा पारिवारिक संबंध मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसमें सामाजिक विविधता व्यापक रूप से मौजूद है। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञानी बहुसंस्कृतिवादी प्रवृत्ति को से प्रभावित रहते हैं। उनके अध्ययन के क्षेत्र में समाज का वर्गीय विभाजन, लैंगिकता, नैतिक धरातल, आयु, लैंगिक रुझान, विकलांगता अथवा अक्षमता, धार्मिक मान्यताएं तथा अन्य अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम शामिल रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय उपकरण। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए कुछ अधिक उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती है। समाजशास्त्री केवल दो चीजों की मदद से अपने अनुसंधान तथा सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दो चीजें हैं, संकल्पना और दूसरी है अभिव्यक्ति।
चलिए अब हम पढ़ते हैं समाजशास्त्रीय संकल्पना। हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन अनेक चीजों से प्रभावित होता है। इनमें पारिवारिक मूल्य एवं मान्यताएं मुख्य हैं जिनका निर्माण सामाजिक प्रभाव करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, इसे समझने के लिए समाजशास्त्रीय संकल्पना की जरूरत होती है। सी राइट मिल्स 1959 के अनुसार इतिहास तथा सामाजिक संरचना के संदर्भ में अपना तथा दूसरों का अतीत समाजशास्त्रीय संकल्पना कहलाता है। मिल्स का तर्क है कि समाजशास्त्री को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि वह उसके जीवन को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, ढांचागत तथा ऐतिहासिक कारकों को भली भांति समझ ले। मनुष्यों तथा उसके समाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा उनके एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने के बाद ही यह समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार तथा उसका सांस्कृतिक स्तर कैसा होगा। समाजशास्त्रीय संकल्पना सामाजिक मनोविज्ञानी को ऐसी सक्षम अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो उन सभी सामाजिक कारकों तथा सामाजिक दशाओं के बारे में विचार कर सके जो उसके विचारों, भावनाओं तथा व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। अगली है सामाजिक मान्यताएं एवं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मान्यताएं मनुष्य के व्यवहार को दिशा देती है तथा उस पर पूरा नियंत्रण रखती है। मनुष्य का व्यवहार उसकी आचार संहिताओं से पूरी तरह प्रभावित होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को आचार संहिताओं का पालन करना पड़ता है। मूल्य का मनुष्य के आदर्शों व विश्वासों से गहरा संबंध होता है। मूल्य ही आदर्शों की संरचना करते हैं तथा सामाजिक स्तर व सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें ढालने का काम करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं संस्कृति के बारे में। संस्कृति क्या है? किसी समाज के अनुरूप व्यवहार, पद्धतियों एवं विश्वासों को व्यक्तियों में ढालने की भूमिका उस समाज की संस्कृति निभाती है। हर समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है जो उसकी पहचान बन जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भाषा, प्रतीक, मूल्य, विश्वास, मान्यताएं तथा रहन सहन की शैली व साजो सामान आदि सब मिलकर किसी समाज की संस्कृति को एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। दूसरा है भूमिकाएं एवं स्तर। व्यवहार पद्धतियां ही भूमिकाएं हैं। भूमिकाएं व्यक्ति के सामाजिक स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। भूमिकाएं वे व्यवहार पद्धतियां हैं जो समाज में मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और समय निभाते हैं। भूमिकाएं व्यक्ति के सामाजिक स्तर का प्रदर्शन करती हैं। जैसे जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे थे तब आप विद्यार्थी अथवा पाठक की भूमिका में होंगे, जबकि आप परिवार व समाज में पुत्र पुत्री, भाई बहन अथवा पड़ोसी व संबंधी आदि अनेक भूमिकाओं में होते हैं। जब हम स्तर की या पद की बात करते हैं तो उसके दायित्व, बोध, लाभ, प्रतिष्ठा आदि अनेक संबंधित घटक भी आ जाते हैं जिनका अनुभव कोई व्यक्ति समाज में अपने पद पर रहते हुए करता है। अगला पढ़ेंगे हम समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जो जन्म लेते ही व्यक्ति के जीवन में आरंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा नवजात शिशु उन सभी सामाजिक मान्यताओं, व्यवहार पद्धतियों, आस्थाओं, जीवन मूल्यों, जीवन स्तरों आदि का अनुभव करना आरंभ कर देता है जो उस समाज में विशेष में रहने के लिए आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया जीवन भर आखिर चलती रहती है। सामाजीकरण व्यक्तियों को सामाजिक हित के अनेक कार्यों को संपन्न करने की योग्यता व क्षमता प्रदान करता है। इनमें सबसे जरूरी है सामाजिक समरसता बनाए रखने तथा सामाजिक व्यवस्था दुरुस्त रखने की समझ व क्षमता होनी। अगला हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की अवधारणाएं व पद्धतियां जिनका सामाजिक मनोविज्ञान में इस्तेमाल होता है। मनुष्य के सामाजिक परिवेश के साथ संबंधों तथा मनुष्य व समाज के परस्पर निर्भरताओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान को समाजशास्त्र के अनेक सिद्धांतों तथा तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। मैक्स वेबर के अनुसार मनुष्य के व्यवहार पर संस्कृति का प्रभाव सदैव बना रहता है। अतः मनुष्य की मानसिक अवस्था
अथवा सोच को समझने के लिए उसके सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जर्मन भाषा में एक शब्द आता है विर्स्टेन, जिसका अर्थ है गहराई तक समझना। ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से सुनना, जिसका अर्थ है गहराई तक समझना। इस पर काम करते समय अनुसंधानकर्ता व्यक्ति के सामाजिक परिवेश तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का गहन अध्ययन कुछ इस तरह करता है जैसे वह उस समाज का ही एक अंग हो। इस तरह काम करने से किसी भी समाज विज्ञानी के लिए वहां के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक सरोकारों व सांस्कृतिक मान्यताओं को पूरी तरह समझ लेना संभव हो पाता है। समाजशास्त्र के अनुसंधान करते समय आप गुणात्मक अनुसंधान प्रवृत्ति पर जोर देते हैं अथवा मात्रात्मक अनुसंधान प्रवृत्ति पर। इन दोनों स्थितियों के मौलिक अंतर होते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान प्रवृत्ति के अंतर्गत सामाजिक मनोविज्ञानी बड़े स्तर पर सर्वेक्षण करते हैं, बड़ी संख्या में लोग से पूछताछ करते हैं, फिर उन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस समाज में रहने वाले लोगों की व्यवहार पद्धतियां किस तरह की हो सकती हैं। जबकि गुणात्मक अनुसंधान प्रवृत्ति के अंतर्गत लोगों के बीच रहते हुए उनके विचारों को जाना जाता है, व्यक्तिगत रूप से तथा समूहों में उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे उनके अंदर की सच्चाई बाहर आ सके। स्टूडेंट, इसको ध्यान से सुनना। सामूहिक वार्ताएं आयोजित की जाती हैं तथा जिन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है उनका बारीकी से विश्लेषण भी किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को खंगाला जाता है तथा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उनके विचार जगत तथा भाव जगत के मूल स्रोत क्या क्या है तथा उनके व्यक्तियों का विकास किन किन परिस्थितियों में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम श्रेणी का सिद्धांत। मध्यम श्रेणी का सिद्धांत आखिर क्या है, इसकी अवधारणा पढ़ते हैं। मध्यम श्रेणी के सिद्धांत की अवधारणा अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन 1949 ने स्थापित की थी। मध्यम श्रेणी का सिद्धांत सामाजिक प्राणियों के सामान्य सिद्धांतों के बीचों बीच स्थित है। सामाजिक प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत विशेष वर्गों के सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठनों तथा रहन सहन के स्तरों व अन्य अनेक विशेषताओं तक अपनी पूरी पहुंच नहीं बना पाते। मध्यम श्रेणी के सिद्धांत सामाजिक परिदृश्य के सीमित पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार समाज की क्रियात्मक एकता की अवधारणा जटिल एवं अत्यधिक विषम समाजों पर ठीक से लागू नहीं हो पाती, जबकि इस अवधारणा के अनुसार सामाजिक प्रणाली का हर अवयव पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए काम करता है। समाज के सभी अंग सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक अखंडता के लिए मिलकर कार्य करते हैं। अपने तर्क की पुष्टि के लिए वह धार्मिक विश्वासों की विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अपने तर्क की पुष्टि के लिए वह धार्मिक विश्वासों की विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अनेक ऐसे समाज हैं जहां अनेक धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। धर्म सामाजिक एकता की भूमिका अदा करने के स्थान पर सामाजिक विभाजन की भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान मर्टन किसी देश की कुछ सामाजिक प्रविधियों तथा कुछ सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए मध्यम श्रेणी के सिद्धांतों का सहारा लेता है। सामाजिक मनोविज्ञानी खास तरह के सामाजिक परिदृश्य को समझने के लिए मध्यम श्रेणी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का ही एक उदाहरण है। कुंठा, आक्रोश, दृष्टिकोण परिवर्तन, सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा आदि के सिद्धांत सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के मध्यम श्रेणी के सिद्धांतों के दायरे में ही आते हैं। समाजशास्त्रीय सामाजिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य आखिर क्या होते हैं, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब तक की व्याख्याओं से यह समझा जा सकता है कि व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के जीवन पर समाज की भूमिकाओं तथा प्रभावों की जानकारी प्राप्त करने के अनेक तरीके होते हैं। अपनी मर्जी के अनुसार आप अपने विचारों और चारों ओर फैले समाज के माध्यम से यह जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं या फिर तुलनात्मक रूप से बड़े परिवेश जैसे लोगों के जीवन पर पड़ने वाले वैश्विक प्रभावों के माध्यम से यह ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय सामाजिक मनोविज्ञानी देश
काल व समाजों से बाहर जाकर भी मनुष्य के व्यवहार की कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, सांकेतिक आदान प्रदान। आखिर सांकेतिक आदान प्रदान क्या है? समाज और व्यक्तियों के बीच संबंधों तथा क्रिया प्रतिक्रियाओं से अनेक सामाजिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है। जॉर्ज हर्बर्ट मेड 1863-1931 उन प्रभावशाली समाजशास्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में सांकेतिक क्रिया प्रतिक्रिया की अवधारणा को सैद्धांतिक रूप से दिया। भाषा तथा उसकी सार्थकता के गर्भ से सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक पारस्परिकता का जन्म होता है। लोगों के पारस्परिक व्यवहार, उनकी सार्थकता तथा दूसरों की प्रतिक्रियाएं सांकेतिक आदान प्रदान के अंतर्गत ही आती हैं। जिस तरह हम अपने आप को महत्व देते हैं, दूसरों को महत्व देते हैं, चीजों को महत्व देते हैं, उन सब के बीच एक आदान प्रदान की स्थिति बन जाती है। भाषा और प्रतीक दोनों का प्रयोग संसार में हर चीज को सार्थकता प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। इरविन गॉफमैन 1956 के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के सामने पहुंचता है तो वे उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं अथवा जो कुछ जानते हैं उसके आधार पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है वो विचार करते हैं। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के कार्यों पर उनके प्रभाव पड़ते हैं। इस क्रिया को सांकेतिक आदान प्रदान अथवा प्रतीकात्मक पारस्परिकता कहा जाता है। प्रतीकात्मक पारस्परिकता के कारण ही समाज संपर्कों अथवा पारस्परिक क्रिया प्रक्रियाओं का घर बन जाता है, जहां लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। लोगों के परस्पर मिलते रहने के कारण समाज में विचार तथा अभिव्यक्तियां सामूहिक हो जाती हैं तथा लोग वहां पैदा होने वाले वातावरण से अछूते अथवा अलग थलग नहीं रह पाते, बल्कि वे सक्रिय बने रहते हैं तथा अपने क्रियात्मक विचारों व गतिविधियों के माध्यम से अपने प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं तथा वातावरण पर अपनी छाप छोड़ते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान प्रतीकात्मक परस्परता पर निर्भर करता है। जो व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक वातावरण, सामान्य अपेक्षाओं अथवा मान्यताओं के ढांचागत संबंधों तथा संगठनात्मक विशेषताओं पर विशेष रूप से जोर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ना, सामाजिक ढांचा एवं व्यक्तित्व। सामाजिक ढांचा और व्यक्तित्व की अवधारणा व्यापक स्तर पर घटने वाली सामाजिक घटनाओं तथा उसके व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित होता है। सामाजिक ढांचे का प्रभाव उसमें रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इतनी गहराई से पड़ता है कि उनके व्यक्तियों पर उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देने लगती है। सामाजिक ढांचा और व्यक्तित्व की अवधारणाएं इसी आधार पर उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना, समाज के तौर तरीके, सामाजिक मान्यताएं, मिलने जुलने तथा व्यवहार करने की शैलियां समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर इस तरह हावी हो जाती हैं कि लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वे उसी तरह सोचें, महसूस करें और व्यवहार करें जिस पर उस समाज के अन्य लोग करते हैं। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स यह मानता है कि वह आर्थिक ढांचा जिसमें हम रहते हैं हमारे सामाजिक संबंधों को और हमारे सोचने के तरीकों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक पद्धतियां। समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान इस बात पर विशेष रूप से जोर देता है कि सामूहिक संदर्भ में सामाजिक पद्धतियां किस प्रकार काम करती हैं। समूह समाज का महत्वपूर्ण घटक होता है। सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने और उसे समझने के लिए अत्यधिक समय एवं ऊर्जा खर्च करते हैं। समूह के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। मनुष्य अपना अधिकतर समय विभिन्न सामाजिक समूह के साथ व्यतीत करते हैं, जैसे परिवार, मित्र तथा सहकर्मी आदि। कुली 1909 ने वैधानिक आधार पर सामाजिक समूह को 2 वर्गों में विभाजित किया है, प्राथमिक समूह तथा द्वितीय श्रेणी के समूह। प्राथमिक समूह वो होता है जिसमें परिवार आता है।
पहली श्रेणी के तथा सबसे महत्वपूर्ण समूह वे हैं जिनमें मनुष्य आमने सामने होते हैं तथा उनके संबंध बहुत गहरे होते हैं, जैसे परिवार तथा मित्र। दूसरी श्रेणी के समूह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, परंतु समूह के सदस्यों के बीच संबंधों में उतनी निकटता नहीं होती। कुल्ली के अनुसार प्राथमिक तथा द्वितीय श्रेणी के समूहों में अंतरंगता अंतरंगता के आधार पर मौलिक अंतर विद्यमान रहता है। समूह पद्धतियों के माध्यम से समाज के अंदर तथा बाहर लोगों के अंतर संबंधों, व्यवहारों तथा उनकी व्यक्तिगत स्थितियों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने के प्रयास किए जाते हैं। सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करते समय समाज में लोगों के स्तर तथा उनकी विभिन्न भूमिकाओं को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। आपने अपने मित्र समूह में ही देखा होगा कि उनमें से कुछ बहुत बोलते हैं तथा बार बार अपनी राय देते हैं और वे दूसरों पर हावी भी हो जाते हैं, जबकि कुछ चुप रहते हैं। इनके इस तरह के होने की वजह क्या होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? समूह के अंदर रहने वाले लोगों में शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? यदि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक को इसके पीछे मौजूद तार्किक कारणों का पता लगाना हो तो वह सबसे पहले उस सामाजिक समूह के परिवेश का सिलसिलेवार अध्ययन करना चाहेगा। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार 3 चरणों में तुलनात्मक रूप से इस तरह के अध्ययन को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक मनोविज्ञान में अनुसंधान के उद्देश्य। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि व्यक्ति के दूसरे लोगों तथा सामाजिक परिवेश के साथ संबंधों का अध्ययन करना सामाजिक मनोविज्ञान की प्राथमिकता है। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि नंबर 1, निरीक्षण एवं वर्णन। सामाजिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों का सिलसिलेवार अध्ययन करें, उनका बारीकी से निरीक्षण करें तथा फिर उसकी इस प्रकार व्याख्या करें कि उसकी सहायता से किसी ऐसे सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके जो मनुष्यों की बड़ी आबादी पर भी लागू होता हो। नंबर 2, कारण कार्य संबंध। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किए जाने वाले सामाजिक मनोविज्ञान के सभी अध्ययन अनेक प्रकार के लोगों के बीच तथा अनेक प्रकार की परिस्थितियों व परिवेशों के बीच पहुंचकर उनके कार्यों एवं व्यवहारों तथा उनके कारणों के बीच संबंधों का विश्लेषण अवश्य करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञानी सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक परंपराओं, संस्थानों जैसे मूल्यों, संस्कृतियों आदि में आने वाले परिवर्तनों के मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। इसे कारण कार्य संबंध कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यह जानना कि यदि आरंभिक शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य कर दी जाए तो लड़कियों की शिक्षा के बारे में माता पिता के दृष्टिकोण में या नजरिए में क्या परिवर्तन आएगा। नंबर 3, नए सिद्धांत को प्रस्तावित करना। सामाजिक मनोविज्ञान का एक उद्देश्य सामाजिक व्यवहार के तर्कसंगत विश्लेषण पर आधारित नए सिद्धांतों को प्रस्तावित करना भी है, जिससे यह समझा तथा व्याख्यायित किया जा सके कि खास स्थितियों के मनुष्य के व्यवहार में इस तरह परिवर्तन क्यों आता है। नंबर 4, अनुप्रयोग। उपर्युक्त प्रयासों से प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल उन समस्याओं के हल निकालने के लिए किस प्रकार किया जाए जिनका अपने दैनिक जीवन में लोग सामना करते हैं, अनुप्रयोग अथवा संप्रयोग कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्री सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व। समाजशास्त्री सामाजिक मनोविज्ञान का आखिर क्या महत्व होता है? सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विश्लेषणों के आधार पर समाजशास्त्रीय सामाजिक मनोविज्ञान समकालीन परिस्थितियों की पड़ताल करने में सक्षम है, जिससे मनुष्यों तथा सामाजिक परिवेशों के एक दूसरे पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ते हैं, इस सब की समुचित व्याख्या की जा सके। सामाजिक मनोविज्ञान परिस्थिति एवं व्यवहार के बीच दो तरफा संबंधों को समझने का प्रयास करता है और उसकी व्याख्या करते हुए विभिन्न मानव समूहों अथवा समुदायों के बीच आकार लेने वाले संबंधों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब ये चैप्टर को खत्म किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। धन्यवाद।